टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे इसमें बहुत परेशान रहते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। इसको हम आम तौर पे डेरिवेटिव कहते हैं। बोथ आर सेम वर्ड, समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, इसमें बहुत परेशान रहते हैं बच्चे, क्योंकि डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को फिजिक्स में डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए अप्लाई होता है। बराबर समझ में आ रहा है? तो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सी टाइम लगे अपने को इसको फिनिश करने के लिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन है क्या, यानी कि डेरिवेटिव कहते किसे, पूरी इसके बारे में पूरी डिटेल लेने वाले। इसके कई डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, समझ में आ रहा है? अलजेब्रा इसका कैसा, इसका रूल्स ऑफ डेरिवेटिव क्या है, समझ में आ रहा है? मतलब बारीक से आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो डिफरेंशिएशन है, एक तो थ्योरेटिकल भी डेफिनेशन है और एक मैथमेटिकल भी डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है? हर डेफिनेशन के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डेरिवेटिव बताना क्या चाहता है, समझ में आ रहा है? अभी तक डिफरेंशिएशन जो जिसने बताया था वो उसका नाम था लेबनिट्ज़। क्या नाम था? लेबनिट्ज़। लेकिन मतलब वही वाली एक बात हो गई कि न्यूटन का नाम हो गया कि न्यूटन ने बताया। तो एक गाना भी याद आता है मुझे, भौरे ने खिलाया फूल फूल उसे ले गया राजकुमार। बराबर। तो मेहनत जो किया था वो लेबनिट्ज़ ने मेहनत किया था, लेकिन उसका नाम इसका आ गया न्यूटन का, समझ में? जो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के ऊपर जो काम करना शुरू किया था उसका नाम था लेबनिट्ज़। क्या नाम था? लेबनिट्ज़। न्यूटन बाबा ने भी काम किया था, लेकिन उसके बाद में काम करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ बताई, लेकिन सबसे पहली रिसर्च थी लेबनिट्ज़ की, जो कि नहीं बताया जाता है। बहुत सारे मतलब सर टीचर लोग नहीं बताते इस बात को। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लेबनिट्ज़ पहला साइंटिस्ट था जो डिफरेंशिएशन के ऊपर काम किया। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। बहुत अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज़ मैं मान लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, खाली समझेंगे अपन पूरा सिर्फ इसकी मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन को अपन अभी डिस्कस करने वाले। मान लो कि मेरी मर्ज़ी से मैं ले रहा एक फंक्शन ले लिया y = x², समझ में आ रहा है? तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखो ये भी x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। बराबर समझ में आ रहा है? अभी देखो x की वैल्यू है मेरे पास, अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो y मेरे पास कितना होगा? ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, x की वैल्यू की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ? 2 रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं x की वैल्यू में 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 का कितना? 9 हो जाएगा। 3 × 9। यानी कि एक चीज़ अपने को समझ में आ रहा है, अगर अपन x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये क्या है? डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये y जो वेरिएबल है किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या रहेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो समझ में आ गया कि सर अगर x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? अभी इधर ध्यान देखिए, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ। मेरे पास ग्राफ है एक, समझ में आ रहा है? एक ग्राफ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइस और यहाँ पे लिखता हूँ डिमांड। अच्छा, प्राइस और डिमांड में क्या फ़र्क होता है पहले ये समझ लेंगे। प्राइस क्या है और डिमांड क्या होता है। बराबर एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे कि बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि खाली आधा घंटा सिर्फ डिफरेंशिएशन के ऊपर मैं बात करूँ, बाकी अपने को क्या है, कैसा सॉल्व करना है डेरिवेशन। मैं चाहता था डायरेक्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करके फॉर्मूला समझा के डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकता था, लेकिन आप लोग को हमेशा काम आने वाला है। आप लोग कोई भी फील्ड में जाओ, ITI में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ, तो ये आप लोग का साथ छोड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसी से इसको अभी से ही इसको डिटेल में समझ लेते हैं, एक्चुअल मीनिंग होता क्या है डिफरेंशिएशन। प्राइस और डिमांड में क्या होता है? देखो प्राइस है, ये प्रोडक्ट है मेरे पास। मान लो कि मेरे पास मार्कर है, मैं कंपनी का ऑनर हूँ मार्कर के, तो इसकी प्राइस मैंने रखा 10 रुपीज़। तो इसका डिमांड बहुत हो गया, अरे सस्ता है और अच्छा है। समझ में आ रहा है? फिर मैं क्या करा, इसका डिमांड बढ़ते गया, मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूँ। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होता है? कम होता है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड
कम होता है। यानी कि एक चीज़ इतना अपने को मालूम पड़ गया कि जो डिमांड है, डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। समझ में आ रहा है? अब ये प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्चुअल में प्रोपोर्शनल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या होगी? बढ़ेगी। बराबर समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ ने क्या आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बराबर V इज इक्वल टू आई आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। तो V इज इक्वल टू आई आर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होगे फिजिक्स के अंदर, ओम्स लॉ 10th में 9th में आप लोग पढ़े होगे। बराबर यानी कि वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है? करंट ऑटोमेटिकली क्या होता है? इंक्रीज होता है। बराबर तो प्राइस और डिमांड में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कौन सा प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज मेरे पास एक स्कूल है, मैं पहले स्टार्टिंग में बच्चों की फ़ीस लेता था मंथली 100 रुपीज़, तो काफ़ी मेरे पास एडमिशन्स आने लगे तो प्राइस क्या था? मेरे पास कम था तो डिमांड मेरा ज़्यादा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्राइस को बढ़ा रहा, 200 किया, कम हो रहे, डिमांड क्या हो रही? मेरी कम हो रही। वही मैं क्या कर दिया? 300 किया, डिमांड कम हो रही है। 400 किया, डिमांड कम हो रही है। 500 किया, डिमांड कम हो रही है। 600 किया, डिमांड कम हो रही है। 700 किया, डिमांड कम हो रही है। 800 किया, डिमांड कम हो रही है। यानी कि अगर मैं प्राइस को हाई करता हूँ तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि एप्पल 130 मतलब 130 करोड़ आबादी में से एप्पल क्या सब यूज़ करते हैं? सब लोग यूज़ नहीं करते, सब लोग नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्हीं लोग एप्पल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस क्या है? हाई है और उसका डिमांड क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अब जैसे कि रेडमी 5A निकला था, आप लोग को मालूम है 5000 में निकला था, तो लोग उसके ऊपर टूट पड़े थे, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसने क्या कर दिया था? प्राइस कम कर दिया था। प्राइस कम किया था तो डिमांड क्या हो गया था? ज़्यादा हो गया था। इसलिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे क्या हो रहा था? वो आउट ऑफ स्टॉक बता रहा था, क्योंकि हर कोई उसको खरीदना चाह रहा था। फिर आने वाले वक्त में भी उसको 6000 कर दिया, डिमांड उसका क्या हो गया? कम हो गया। तो प्राइस जब भी बढ़ती है तो डिमांड क्या होता है? चेंज होता है। यानी कि जो अपना डिमांड है, डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस के। अगर मैं प्राइस को कम करता तो डिमांड क्या है? ये क्या है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है। सपोज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप लोग किसके ऊपर डिपेंड? आप लोग जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, जो देख रहे हैं, आप लोग क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल हो। और मैं क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हो, आप मुझ पर डिपेंड हो या किसी और भी सर लोग से, या ऑफलाइन में आप लोग पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हम स्टडी से लेके कोई भी रियल लाइफ में जितना सोचेंगे उतना कम है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हम जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इंडिपेंडेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। एक चीज़ तो मालूम पड़ गई कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। अभी रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज इधर समझेंगे। पहला रेट ऑफ चेंज को समझने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस है। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास बेटा वाई एक्सिस है। यहाँ से मैंने एक लाइन अपनी मर्ज़ी से ऐसा खींच लिया। बराबर अगर आप लोग को क्या करना है, मैं बोलता हूँ इस लाइन का, ये लाइन है मेरे पास, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? व्हाट इज स्लोप? स्लोप को हम उर्दू में कहते हैं मतलब ढलान। स्लोप मतलब होता है ढलान। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 10th में, स्लोप बराबर होता है, क्या पढ़े थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला पढ़े थे। और स्लोप को m भी बोलते हैं। बराबर ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा, स्लोप का एक और फॉर्मूला आप लोग ने पढ़े थे 10th में, डिपेंडिंग ऑन एंगल्स के ऊपर क्या था? स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा। अगर थीटा अपने को दिया हुआ tan थीटा लगा देंगे तो भी स्लोप हमें मिल जाएगा। अब इधर सिस्टम को समझिएगा। मैं बोलता इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर इधर थीटा बन रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता इस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो आप लोग, मैं बोलूँगा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप मतलब m। समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या लगाएंगे? tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री होता कितना है?
1 होता है, तो अपने को स्लोप कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि ये अपने को देखो, ये 2 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करते थे, जब हमें 2 पॉइंट दिया रहता था, जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहता था। ये बताने का मकसद क्या है, अभी दे आप लोग को समझ में आएगा मैं क्यों ये बता रहा हूँ। ये डेरिवेटिव में मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्यों बैठा रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी है। समझ में आ रहा है? पहले आप लोग सिस्टम को समझो कि डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन कहते किसे है। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब 2 पॉइंट दिया रहता है, यानी कि ए मेरे पास इधर है और बी मेरे पास इधर। इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। जब 2 पॉइंट दिया रहता था, फाइंड द स्लोप, तो अपनी वाला फॉर्मूला सिस्टमेटिक अपन ये लगा देते थे 10th के बेसिस पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला कब लगाते थे, जब हमें 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता था। ये फॉर्मूला कब लगाते थे, जब हमें एंगल दिया हुआ रहता था। यानी कि स्लोप के 2 फॉर्मूले मिल गए। समझ में आ रहा है? क्या फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, देखो ये मेरे पास था, मैंने ऐसा एक लाइन मारा, इसका स्लोप कितना होगा, थीटा, बराबर। इधर से मैंने एक और लाइन मारा, इसका भी स्लोप, इसका भी थीटा क्या होगा, सेम होगा। इसका भी थीटा क्या होगा, सेम होगा, बराबर। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, कॉन्सेप्ट को पहला समझो, कॉन्सेप्ट को पहला समझो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका ये लाइन का जो स्लोप है, देखो इसका थीटा चेंज हो रहा है क्या, थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, इधर देखिए, पहले एकदम सिस्टम से समझो, पहले इसको रफ कर रहा हूँ मैं, अच्छे से बना के दिखाता हूँ। इधर ध्यान देंगे, ये मेरे पास y एक्सिस है, मेरे पास x एक्सिस है, बराबर। यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि इसका स्लोप कितना होगा, तो आप लोग बोले सर जो इतना थीटा रहेगा उसमें tan थीटा लगा देंगे तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। अच्छा, ये इधर से एक और लाइन ऐसा खींचता हूँ, तो ये थीटा और ये थीटा क्या रहेगी, इक्वली रहेगी, अलग तो रहेगी नहीं। समझ में आ रहा है? ये थीटा ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यानी कि इसमें थीटा वेरी नहीं हो रहा है, तो इसका जो स्लोप रहेगा उसका स्लोप यही रहेगा, इसका भी स्लोप रहेगा, इसमें थीटा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, देखो पैरेलल लाइन के ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन रहती है तो ये एंगल और ये एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल से रहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं 10th में। समझ में आ रहा है? देखो ना, समझ में आ रहा है कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, करस्पॉन्डिंग से एंगल्स, बराबर। करस्पॉन्डिंग से एंगल बोलते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब ये इसका एंगल 45 तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 40। अगर ये 30 तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। तो एक चीज़ हमें मालूम पड़ गई कि स्लोप जो होता है क्या होता है, tan थीटा होता है। ये तो हो गई किसकी बात हो गई, हमारे पास इसकी बात हो गई कि जब थीटा सेम रहेगा तो इसका स्लोप भी सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट पे, इधर का भी, इधर से हम लोग स्लोप निकालते हैं तो भी सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे। अच्छा, इस लाइन के अंदर कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई बता नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मतलब ये कई पॉइंट से मिलके ये लाइन बनी हुई है, हर डॉट 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 डॉट। अब कितना पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट मैथमेटिक्स में कैन नॉट बी डिफाइन, मैथ्स में पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट है क्या, तो पॉइंट कोई नहीं बता सकता व्हाट इज पॉइंट। समझ में आ रहा है? पॉइंट एक्चुअल में अभी तक कोई डिफाइन कर रहा है ना कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी इधर ध्यान देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आ गया कि सर स्लोप का ये फंडा होता है। अभी इधर ध्यान देखिए, मैं अब क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सी चेंज कर रहा हूँ सिस्टम को। देखो, जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा समझो इसको। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, बराबर। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट अपनी मर्ज़ी से ले लिया a, और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ले लिया b। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे एक ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, एक ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, बराबर। समझ में आ रहा है? यहाँ से मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो रहेगा मेरे पास, यहाँ से लेके इधर से ध्यान देगा, यहाँ से ये क्या रहेगा, मेरा x1 रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगा, ये क्या है, x1 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, x1। इतना क्या है, x1 है। ये मेरे पास क्या है, x2 है, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y2 है। इतनी लेंथ क्या ले लिया मैंने, y2 ले लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बड़ी लेंथ, ये क्या ले लिया मैंने, y1 ले लिया। अब इधर ध्यान देखिए, मैं बोलता हूँ कि इस साइड की लेंथ कितनी होगी, इस साइड की लेंथ, देखो इधर सिस्टम को समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को मैं क्या मान रहा हूँ, x2 मान रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ को क्या मान रहा हूँ, y2 मान रहा हूँ। अभी तो ध्यान देखिए ये लेंथ कितनी होगी, तो आप लोग बोलेंगे सर ये बड़ी लेंथ में से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर दो तो ये लेंथ मिल जाएगी x2 माइनस x1 मिल जाएगी, बराबर। अब ये लेंथ मेरे पास क्या है, ये लेंथ मेरे पास y2 है, ये लेंथ क्या है मेरे पास y2 है, और ये लेंथ मेरे पास क्या है y1 है। ये पूरी बड़ी लेंथ है, बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा अपने को y2 माइनस y1, यानी कि इन शॉर्ट ये ट्राइंगल को मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए, ऐसा कुछ तो ट्राइंगल है, जूम करके तो ये क्या हो जाएगा, इधर एक भी नाम दे दिया मैंने, ओ दे दिया, ये हो जाए AOB। ये क्या मिला मुझे x2 माइनस x1 बराबर, और ये क्या मेरे पास y2 माइनस y1 बराबर ना, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देखिए यहाँ पे क्या था मेरा थीटा था, है ना, थीटा था, मुझे स्लोप फाइंड करना है ना। तो दो तरीका है, या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दो, क्योंकि अपने को कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए tan थीटा m इज इक्वल टू होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बराबर, समझ में आ रहा है। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है tan थीटा, बराबर। ये आप लोग को याद रखना है, साइन कॉस tan। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन एच, b अपॉन एच, p अपॉन b। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, बोलो तो परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 अपॉन बेस क्या है मेरे पास x2 माइनस x1 है। यानी कि इधर ध्यान देखिए जो ये फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली यही होता है। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किसके लिए था, जब कांस्टेंट था, वेर थीटा क्या था, कांस्टेंट था, तो ये फॉर्मूला लगा कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी थोड़ा सी ये तो सिस्टम तो समझ में आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख के लो, देखो सिस्टम। अब थोड़ा सी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो सिस्टम से इसी के अंदर ना डिफ्रेंशिएशन की थ्योरी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, मैं देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको क्या करा मैंने, रफ किया, ठीक है। अब ये मेरे पास ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है। ये मेरे पास x एक्सिस है, मेरे पास y एक्सिस, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, स्लोप पॉइंट में बना रहा हूँ, कर्व टाइप में बना दिया एक, ठीक है। इसको क्या बना रहा हूँ, एक कर्व बना दिया अपनी मर्जी से ऐसा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसका क्या होगा, स्लोप। तो आप लोग बोलेंगे सर स्लोप क्या होता है, टेंजेंट होना चाहिए। टेन मतलब क्या होता है, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। तो इसमें टेंजेंट ये पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, तो जहाँ से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ थीटा मिलेगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप लोग को फाइंड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसा कर देंगे, तो थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गौर से ध्यान देखिए, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप लोग को टेंजेंट फाइंड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसा खींच देंगे, तो यहाँ पे देखो थीटा बढ़ रहा है, ये थीटा 3 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कर देंगे, फिर और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, ये थीटा 4 हो गया। तो एग्जैक्टली उसमें क्या था, उसमें क्या था, थीटा क्या था, सेम आ रहा था, इसलिए उसमें स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। इसके अंदर कैसा हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है, ढलान है। ये क्या है, ढलान मतलब स्लोप है, यानी कि ये पॉइंट पे स्लोप अलग होगा, ये पॉइंट पे स्लोप अलग होगा, ये पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट्स इन अ कर्व द स्लोप ऑफ द कर्व इज डिफरेंट बिकॉज द एंगल्स आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है। मैं क्या हो रहा है, इसमें थीटा 1 है, छोटा था, ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। लेकिन मैं बोलता एग्जैक्ट एक तो ऐसा पॉइंट आएगा, एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ट्राइंगल बनने के चांसेस है। अभी मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर ट्राइंगल बनाएंगे तो इसके अंदर ये बन ही नहीं रहा है, क्योंकि अपन टेंजेंट साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा जो भी है, समझ में आ रहा है, जो भी है, ये कब आप किस में अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ करते हैं। अभी तक मैं डिफ्रेंशिएशन पे उतरा ही नहीं हूँ, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब समझो, इसको समझो क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर ये जो कर्व है, इसके अंदर एक तो ऐसा पॉइंट है एकदम करीब में जो एग्जैक्ट ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेगा, एकदम करीब में, हाँ एकदम करीब में। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मैं ट्राइंगल क्या लिया था उस टाइम, इधर लिया था AB, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक ऐसा ट्राइंगल लिया था मैंने ABO। ये ट्राइंगल इधर तो कहीं पे तो ऐसा आएगा एकदम छोटा, थोड़ा इमेजिनेशन करके देखो आप लोग, एकदम इसको लेके आ रहा हूँ मैं करीब में, इधर A है, इधर B है, सीधा नहीं बन रहा है, A है B है, नहीं बन रहा है, A और B नहीं बन रहा है, तो इधर करीब करते करते मैं बोलता हूँ A एंड B आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, बट A एंड B आर नॉट इक्वल।
तो एक ऐसा छोटा सी एकदम छोटा सी एकदम नाक के बराबर एक ट्राइंगल बनेगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। तो एक ऐसा ट्राइंगल मिल जाएगा अपने को। ये जो दिख रहा है ना, जूमिंग है यार, ये जूम किया हुआ हूँ मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी तक इसको ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया मेरे पास बी, ये हो गया मेरे पास ओ, समझ में आ रहा है। तो ये एक यहाँ पर एक ऐसा, यहाँ पर एक ऐसा तो निकलेगा टेंजेंट, एक ऐसा टेंजेंट निकलेगा। तो उससे हम क्या कहेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा एकदम दिखेगा, एकदम बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब इतना छोटा बनता है वो। आप लोग जब देखेंगे वीडियोस को तो वो क्या कहता है, जूम करके दिखाता है, जो 3D वीडियोस रहती है उसमें देखिए तो हम जूम करके दिखा तो अपने को, आप लोग को फील होगा। तो फील करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर रहेगा, तो इसके अंदर भी वही फंडा लगाएंगे, x2 - x1 ये होगा, y2 - y1 ये होगा, बराबर, समझ में आ रहा है। तो ये जो छोटा सी है ना, ये छोटे को क्या बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में, फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे, जब चेंज इन लेंथ की बात होती है, चेंज इन लेंथ रहता तो उसको लिखते हैं dy, है ना, चेंज इन y, तो dy क्या है, dy। एग्जैक्टली मैं इसको dy लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये क्या है, dy है, मतलब एकदम छोटा, एकदम मतलब एकदम छोटा, मतलब इमेजिनेशन ही नहीं हो पा रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो पहला। ये एक ऐसा ट्राइंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बन रहा है कि ये दोनों क्या है, मतलब हाइपोटेनियस बनना चाहिए। इससे पहले हाइपोटेनियस बन रहा था क्या, यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर हाइपोटेनियस बन रहा है क्या, देखो मैं वापस इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, बहुत घान हो गया है, इधर ध्यान देंगे, एकदम छोटा सी। यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता तो हाइपोटेनियस बन रहा है क्या, ये नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो ऐसा कोई तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर एकदम छोटा सी, एकदम छोटा सी, एकदम इतना सी, मतलब एकदम बारीक सा एक ट्राइंगल बना है जो हाइपोटेनियस बनेगा, समझ में आ रहा है। ये जो अपना ट्राइंगल रहेगा हाइपोटेनियस बनेगा, एक तो ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा। तो उसको मैंने उठाया और ये मिला मुझे, और उसको भी ये मिला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक्चुअल में ये मिल गया अपने को tan थीटा, इसको बोलते हैं हम dy। क्या बोलते हैं, छोटी लेंथ को क्या बोलते हैं, चेंज इन y, मतलब एकदम छोटा रहता है तो उसको बोल देते हैं dy। और ये क्या है बेटा, x है ना, तो उसको क्या बोलेंगे dx, समझ में आ रहा है। dx मतलब क्या, जब भी छोटी लेंथ की बात करते हैं तो d से इंडिकेट करते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, छोटी लेंथ की बात करते थे तो dl लिखते हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये हो गया dy, ये हो गया dx हो गया। अभी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्टली tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है क्या, dy अपॉन, और बेस क्या है मेरे पास dx, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट जो आप लोग 10th में पढ़ते थे, जो स्लोप निकालते थे वही डेरिवेटिव है। स्लोप का मतलब ही होता है डेरिवेटिव निकालना, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्लोप जो आप लोग 10th में 9th में फाइंड करते थे, कोई भी पॉइंट का, कोई भी लाइंस का स्लोप फाइंड करते थे, वो स्लोप को ही 12th स्टैंडर्ड में चेंज करके क्या बोल दिया गया, ये डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो dy/dx क्या होता है, tan थीटा, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप मतलब होता है डेरिवेटिव। अगर कोई इन शॉर्ट पूछे, आप लोग को नहीं एक्सप्लेन करने आ रहा है, कोई पूछे डेरिवेटिव का मतलब क्या था, व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ पॉइंट। अच्छा, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्री के हिसाब से, फिगर के हिसाब से समझा रहा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये एक मीनिंग तो समझ में आ गया कि ऐसा डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप होता है, आपने समझा दी है, ठीक है। अच्छा, अभी इधर ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक्चुअल में डेरिवेटिव है क्या सर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, समझ में आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे कि अभी tan थीटा का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये क्या था, dy/dx है ना, dy/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ रहे। और क्या पढ़े थे अपन, पावर इज इक्वल टू, क्या आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे, मतलब ये फॉर्मूला पढ़े, पावर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला फिजिक्स में आप लोग पढ़े, जनरल फॉर्मूला पावर का, चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आ रहे। अब इधर ध्यान देंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें क्या, चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से क्या होता है, वर्क चेंज होता रहता है। अच्छा, ये तो हो गया अपना डेरिवेटिव का मतलब, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझ गए कि डेरिवेटिव कहते किसे है, समझ में आ गया।
कि डेरिवेटिव का मतलब होता है सर स्लोप फाइंड करना, स्लोप को ही हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। समझ में आ गया, इसको लिख के ले लो फिर, ठीक है। अब इसके थोड़ी डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। खाली स्टार्टिंग में थ्योरी मिलेगी, उसके बाद आप लोग को थ्योरी वेरी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। अभी तो ध्यान देखिए क्या बोल रहा है, गिवन एन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y क्या डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, वी यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो मेरे पास क्या था, y था, y इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स, दिख रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी क्या हो रहा है, गिवन एन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये रेट ऑफ चेंज है क्या, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, मैं ये समझा सकता हूँ कि वो वैल्यू कभी कम या कभी ज़्यादा। इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं रेट ऑफ चेंज के, देखो इसको समझो पहले, ये रेट ऑफ चेंज है क्या। रेट ऑफ चेंज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो कि आप लोग को यूज़ नहीं है। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि 2 मिनट आप लोग कार चला रहे हो, बराबर 5 मिनट में आप लोग की स्पीड थी, 5 मिनट तक आप लोग की स्पीड थी 40 किलोमीटर, फिर जैसे ही 5 मिनट क्रॉस हुआ तो आप लोग 50 की स्पीड में पहुंच गए, फिर कम हुए, फिर ज़्यादा हो रहे। मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। समझ में आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो रेट मतलब क्या, डी ऑफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई डी, समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब x, समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डी वाई बाई डी एक्स। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट, मान लो कि y डिनोट डिमांड्स फॉर मैंगोज। y क्या है, y क्या डिनोट कर रहा है आप लोग को, मैंगोज को डिनोट कर रहा है, मतलब उसके डिमांड को, मैंगोज मतलब आम के डिमांड को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और एंड x डिनोट प्राइस ऑफ मैंगोज। और यहाँ पे इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है 100 माइनस 2x², इसकी वैल्यू दी हुई है 0 से लेके, मान लो कि इसकी वैल्यू लेना है, x की वैल्यू ये लेना है अपने को, यानी कि क्या लेना है, 0 से लेना है, 0 टू, ऐसे अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ मैं, हाँ। तो 0 to 7, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या, इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है बेटा वो 0 से बड़ी है, 7 से छोटी, तो मतलब क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से बड़ी और 7 से छोटी। इसमें जितनी भी वैल्यू आती है बीच में पॉइंट को भी काउंट करके, हाँ, ऐसा नहीं खाली 1 2 3 4 5 6 खाली यही वैल्यू होगी। 1.1 भी तो बीच में आ रहा है, 1.2 भी बीच में आ रहा है, 3.5 भी बीच में आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो y है वो क्या कर रहा है, डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है, और x क्या कर रहा है, प्राइस कर रहा है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखो अपनी मर्जी से, हाँ, एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। ये मेरे पास क्या है, x है, ये मेरे पास क्या है, y है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, क्या रख रहा हूँ, 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 2 1 ज़ा 2, 100 में से 2 गए, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, 100 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 98। यानी कि x क्या है, अगर उसकी 1 रुपया प्राइस है, एक आम 1 रुपये का, तो 98 लोग खरीदेंगे, उसका डिमांड है 98%। समझ में। अगर उसी को थोड़ा सी मैं क्या कर दिया, बड़ा कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस चलने लगा, अब मैं क्या कर रहा, 1 रुपये से क्या कर दिया, 2 रुपया कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8, और 100 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 92। डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 रुपया कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 3 रुपया कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, और ये 100 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के 90, ये हो जाएगा 82, बराबर। समझ में आ रहा है। अगर मैं 4 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 100 में से 32 गए तो 68। समझ में आ रहा है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस को अगर बढ़ा रहा हूँ तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ये क्या था, एक्स क्या था मेरा, प्राइस था, क्या था, प्राइस था, और वाई क्या है मेरा, डिमांड है। समझ में आ रहा है। यानी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
यानी कि अगर मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूँ तो मेरी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इसी यही कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ये क्या है किसकी, ये कौन सा वेरिएबल, ये कौन सा है, डिपेंडेंट है, और ये प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो मुझे ये लिखना है, तो कैसे लिखो, डेरिवेटिव के फॉर्म में, डी ऑफ डिमांड, समझ में आ रहा है, डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इधर ध्यान देखिए, क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, ये वही है, डी वाई बाई डी एक्स ही है। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या बोला था, डिमांड को क्या बोले थे अपन ने, वाई बोले थे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई एक्स को क्या, इसको प्राइस को क्या माने थे हम लोग ने, एक्स। समझ में आ रहा है? तो यानी कि इसको यही था कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव का मतलब आप लोग ये भी बोल सकते हो शॉर्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डेफिनेशन ये भी है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग से कोई पूछता है डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव, तो आप लोग इधर से लेके इधर तक एक लाइन बोल देंगे, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट। अभी लेबनिट्ज ने क्या बताया था, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं, जो कि आप लोग को नहीं है, यूज़ नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम को समझ लो 11th में था वो। ठीक है, इसको लिख के लो, फिर अपन पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के आगे। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, क्या बोल रहा है डेफिनेशन। ठीक है, जो कि आप लोग को मतलब यूज़ में नहीं है, आप लोग खाली समझने के लिए, जो 11th में था। क्या था डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड ए प्लस एच बिलोंग टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड इफ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच एग्जिट, अगर ये फाइंड कर लिए, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। अगर इसको ही फाइंड करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। अगर कोई पूछता शॉर्ट में, अगर ये डेफिनेशन के हिसाब से पूछता व्हाट इज डेरिवेटिव, इन मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोले, डेरिवेटिव इज नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। ये कौन सी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर कोई आप लोग से पूछता है व्हाट इज डेरिवेटिव, तो पहला तो ये बोल सकते हो सर डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। दूसरे तरीके से अपन लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात की जाए तो आप लोग क्या बोले, सर डेरिवेटिव इज नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इसकी वैल्यू को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। फाइंडिंग द लिमिट, इसका अगर इसका हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव को मतलब ये क्या था, मेरे पास f था, ये फंक्शन था, अगर उसका डेरिवेटिव निकालते तो क्या बोलते हैं, f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x क्या होता है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये क्या डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि रटने की डेफिनेशन है। ये इसको फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो आप लोग को 11th में था। अब अपन बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, अब उसका पूरा बेसिक कौन सा फॉर्मूला कैसा और कैसा यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना, पूरा फॉर्मूले अपन डिस्कस करने वाले। ठीक है, इसको लिख के लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट है फॉर्मूला। देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या है, कोई भी नंबर है, मान लो कि y इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 5, क्या ले लिया, 5 ले लिया। समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू 5 ले लिया। मैं बोलता इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप लोग बोलेंगे सर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, के का मतलब मैं क्या है, ये के मतलब कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट, कोई भी नंबर, रियल नंबर, समझ में आ रहा, कोई भी नंबर हो, रियल हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, और या तो फिर अपना कंपाउंड हो, कोई भी नंबर हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। डेरिवेटिव क्या बोलता है, कोई भी नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, ये 0 ही क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे 0 ही क्यों हो रहा है, बराबर। अभी तो ध्यान देंगे, मैं आप लोगों को बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो इसके पीछे जो कि ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझते हुए चलो। ये मेरे पास x एक्सिस है, मेरे पास क्या है, y एक्सिस है, बराबर। ये x था, ये y था, बराबर। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि x एक्सिस का स्लोप कितना, क्या बोल रहा हूँ मैं, x एक्सिस का स्लोप कितना है। तो आप लोग बोलेंगे सर स्लोप पूछ रहे हो, स्लोप मतलब m,
स्लोप मतलब m, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा, तो मुझे थीटा तो मालूम होना चाहिए, थीटा मालूम होगा तभी तो मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। अब इसके अंदर थीटा तो कुछ है क्या, नहीं है। एक्स एक्सिस का थीटा क्या रहता है, जीरो रहता है। एक्स एक्सिस का थीटा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो ये क्या है 10, ये क्या है 0, और 10 0 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आप टेबल में जब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 से लेके 360 तक में 10 0 में आप लोग जाके चेक करेंगे तो 10 0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ये क्या मिला था, स्लोप मिला था। और स्लोप को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि y की जो वैल्यू है मैं ले लिया, अभी ये इधर क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ 5 = 0। समझ में आ रहा है, अच्छा इधर से लिखा मैंने 5 लिख दिया। अब मुझे इसको ड्रॉ करना है बेटा ग्राफ के अंदर, y = 5, y = 5 को मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये तो आप लोग को तो पता है बेटा 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है तो यहाँ से एक लाइन मारेगी, ये एक इक्वेशन बनेगी। तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आ रहा है, मैं बोलता हूँ y = 3, तो y = 3 बोले तो यहाँ पर, समझ में आ रहा है, तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा, 0 रहेगा। अरे हाँ या नहीं, क्योंकि इसका क्या है, थीटा क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है। एक चीज़ और, एक चीज़ अपने को मालूम पड़ गई कि सर एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। ये तो समझ में आ गया। एक चीज़ और हमें मालूम पड़ रही है कि सर इसमें हमें एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि ये जो पैरेलल लाइन बन रही है, क्या बन रही है, पैरेलल, इसका स्लोप अगर 0 है तो इसका भी स्लोप 0 आ रहा है, इसका भी स्लोप 0 आ रहा है। इस आगे और भी लाइन ड्रॉ करो तो इसका भी स्लोप 0 आएगा। यानी कि एक चीज़ हमें मालूम पड़ गई कि सर पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है। अगर इस लाइन का स्लोप 2 आया तो इस लाइन का भी स्लोप कितना रहेगा, 2। इस लाइन का भी कितना होगा, यानी पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आ गया। अगर एक लाइन का स्लोप आप लोग फाइंड कर लिए तो बाकी आप लोग को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इधर 2 है तो सबका स्लोप कितना रहेगा, 2 2 रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। कि क्यों 0 होता है, अगर कोई पूछता है क्यों 0 होता है तो इसका स्लोप निकाल के ऐसा बता देने का कि सर m = tan थीटा होता है। tan थीटा इसके अंदर लगाएंगे तो tan 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या स्लोप मिल गया। स्लोप को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। dy/dx को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। स्लोप की वैल्यू 0 है मतलब डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको लिख के लो फिर आगे देखते हैं। ब्लर तो नहीं ना, हाँ ठीक है ठीक है। अभी पहला हम लोग पढ़ ले कि सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब दूसरा फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में है x⁻n के फॉर्म में, सर d/dx अगर x⁻n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n(x⁻n-1) बराबर। अब इसको याद कैसा करना है बेटा, ये जो n है ना, इधर ध्यान देंगे, ठीक है। ये n पहला आगे शिफ्ट हो गया है और ऊपर क्या है, n-1 है। तो इसको मैं एक गाने के हिसाब से, देखो एक गाने के हिसाब से कैसे याद रखिएगा आप लोग, सिंपल। वो आप लोग तो गाना सुने होंगे, धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना सनम। तो यही देखो, धीरे धीरे से, ये x⁻n था तो धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना सनम, -1 हो के तू चली जाना। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे याद रखना है अपने को, समझ में आ रहा है। तो समझ के चलो, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, फॉर्मूला है सिर्फ, ठीक है। तो x⁻n क्या है, वह लगाना याद रखनी है, क्या है, n आगे आ जाएगा, n x⁻n-1। समझ में आ रहा है। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n, समझ गए ना, वह लगाना जो अभी गया था मैं, ठीक है। तो समझ के चलो, ठीक है। x⁻n आगे आ जाएगा और ये क्या जाएगा, x⁻n-1 हो जाएगा, बराबर। ये सिस्टम था डेरिवेटिव। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। मान लो कि मैं बोलता हूँ x⁻5 का डेरिवेटिव कितना होगा सर, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये कौन सा फॉर्मूला था, वेरिएबल टू कांस्टेंट था। समझ में आ रहा है। अब ये क्या होगा, डेरिवेटिव निकालना है तो d/dx। देखो इसको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले से कंपेयर करो। खाली इधर क्या था, n था तो n आगे आ गया, n था तो n आगे आ गया, फिर n-1। इसको भी ऐसे करेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा। समझ में, तो 5x⁻5-1, n था तो n-1, 5 है तो 5-1, तो क्या है 5x⁻5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x⁻5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x⁻4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, x⁻7,
इसका डेरिवेटिव कितना होगा आप लोग बोलो तो, एक्स रेस टू 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 7 आगे आ जाएगा तो एक्स रेस टू 7 माइनस 1, समझ में आ रहा है, 7 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 7, एक्स रेस टू 7 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ एक्स रेस टू माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है कि वो माइनस में है या प्लस में, अपने को जो रूल्स है उसी को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, -3 है तो -3 आगे ले लेंगे, -3 एक्स रेस टू, फॉर्मूला क्या है एक्स रेस टू -3 -1, एन की वैल्यू -3 थी ना, खाली n की जगह पे से सेटअप करने का अपने को, तो n इधर n था तो n लिखा, इधर -3 तो -3 लिखूंगा, फिर क्या है -n-1 यानी कि -3 -1, ये क्या हो जाएगा बोले तो बेटा -3, ये x रेस टू माइनस माइनस होता क्या है प्लस, समझ में, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, तो x रेस टू -3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -3 x रेस टू -4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सी मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से दिया हुआ है आप लोग को x रेस टू 1/2, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलो तो d/dx, एक x रेस टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो x रेस टू, ये 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 x रेस टू 1/2 -1, अरे हाँ या नहीं, 1/2 -1, ये -1 फॉर्मूले का है, समझ में आ रहा है, यही फॉर्मूला था ना n x रेस टू n-1 बराबर। अब इधर ध्यान देंगे 1/2 का 1/2 मतलब आधा, समझ में आ रहा है, आधा, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे तो इसका ये डेरिवेटिव हो गया। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता बेटा x रेस टू -7/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, इसका डेरिवेटिव अपने को निकालना है, d/dx निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये -1/2 है n की जगह पे, तो -7/2 मैं -1/2 बोल दिया, ये क्या है -7/2 है तो -7/2 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, वही वाला गाना धीरे धीरे से, समझ में आ रहा है, तो -7/2 x रेस टू -7/2 -1 फॉर्मूले का, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा -7/2 x रेस टू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते डिवाइड बाई, ये तो आप लोग को तो पता है फ्रैक्शन कैसा यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 1 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा -9/2 बराबर। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला था अब तक कि हम लोग ने दो फॉर्मूला पढ़े, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन क्या होता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन, एक्स रेस टू एन -1 होता है। ये दो फॉर्मूला आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, बेसिक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं सर ये 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। अब इधर ध्यान देंगे, आप लोग को डायरेक्ट लिखना है, हाँ, अगर 1/x का अगर सवाल में आता है 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग को डायरेक्ट लिखना है सर 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस, ये इधर रॉन्ग है थोड़ा सी, -1/2 -x/2, हाँ इधर क्या है पावर 2 आएगा बराबर। समझ में, इधर थोड़ा सी मिस्टेक्स हो गया था, मैं लिखा नहीं था इधर फॉर्मूले में, तो क्या है -1/x² आएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, अगर इसका डेरिवेटिव आप लोग को बोलता है फाइंड करने के लिए, तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्या लिखना है 1/x का डेरिवेटिव क्या था -1/x², ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है। अगर एग्जाम में आप लोग भूल गए ये फॉर्मूला, कहाँ गए भाई, इधर है, ये फॉर्मूला अगर भूल जाते तब क्या करना है, फिर वही गाना गाना है। कौन सा गाना, समझ गए ना आप लोग, वही वाला धीरे धीरे वाला, हाँ ठीक है, धीरे धीरे वाला गाना से। देखो अभी तक मान लो कि इसका फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, भूल गया हूँ मैं, हाँ भूल गया हूँ इसका फॉर्मूला, तो अभी डायरेक्ट तो इधर याद है, ये सोचो कि नहीं लिखा हूँ मैं, भूल जाओ। इसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा, तो d/dx इज इक्वल टू d/dx, मतलब डेरिवेटिव, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो कितना है बेटा 1 है, वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, x⁻⁻1 फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोले तो बेटा ये -1 आगे आ जाएगा और एक आ जाएगा x⁻⁻1 फिर -1 फॉर्मूले का,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -1 x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस, समझ में आ रहा है। ये -1 का -1 लिखा, ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा पावर की, तो x⁻² हो जाएगा। इसलिए लिखते हैं d/dx 1/x इज इक्वल टू क्या होता है -1/x² होता है, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मान लो देखो इधर थोड़ा सा फंडा छुपा हुआ है, अब इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 1/x² का डेरिवेटिव कितना होगा, दिख रहा है ना, 1/x² का डेरिवेटिव कितना होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर इसका तो मेरे को याद ही नहीं फॉर्मूला, ये था 1/x है तो -1/x² है। बहुत बड़ी चीज़ देने वाला ये फॉर्मूले में, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हो, अगर आप लोग समझे ना तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, खुद मतलब ड्राइव करते बैठेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत बारीकी चीज़। देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, 1/x² है, ये क्या है, इधर क्या था 1/x था तो -1/x², ठीक है। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ मतलब कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करने वाले, कौन सा कॉन्सेप्ट, जो अलजेब्रा में आप लोग पढ़े थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो सीक्वेंस अपन पढ़ते थे, जो रिलेशन दिखते थे, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान देंगे, देखो कैसे याद रखनी है इसके अंदर, इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻² हो जाएगा, x⁻² ये dy/dx बराबर ना, अरे हाँ या नहीं, ये x⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻² हो जाएगा। ये अब इसके अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। x⁻² कांस्टेंट, ये वेरिएबल x मतलब क्या, वेरिएबल टू कांस्टेंट, n मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये कौन सा फॉर्मूला है, वेरिएबल टू कांस्टेंट फॉर्मूला है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये -2 आगे आएगा तो -2 x⁻² क्या हो जाएगा -2 -1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा -2 x⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, बोलो तो -1 है, ये -2 का -2 लिखा डिवाइड बाय x⁻³ समझ में आ रहा है। ये किसका फॉर्मूला मिल गया अपने को, 1/x² का फॉर्मूला मिल गया। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बोल दो या तो सॉल्यूशन बोल दो, बात एक ही है। अब इधर ध्यान दीजिए, देखो बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि सर 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, दिख रहा है ना, 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर x dy/dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x⁻1 -3 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा -3 हो जाएगा पावर में, तो इसको कैसे लिखेगा -3 ये क्या x⁻³ -1 फॉर्मूले का। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ -3 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड तो अभी नहीं लिख सकता मैं, ये क्या हो जाएगा x -3 -1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x⁻⁻4 क्या हो जाएगा x⁻+4, ये x⁻⁻4 ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x⁻+4 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला मिल गया, 1/x³ का डेरिवेटिव मिल गया। अच्छा थोड़ा सी गौर और फिक्र करके देखो, थोड़ा सी, ज़्यादा नहीं, ये बताने का मकसद क्या था मेरा, देख रहे हो, थोड़ा कुछ लॉजिक दिख रहा है इसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कॉन्सेप्ट नज़र में आ रहा है। देखो इसके ऊपर पावर में बेटा 1 था, तो इधर -1/x, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इधर 2 था तो 2 है तो -2/x, 2 में से 1 ऐड कर दो -3। देखो ये जो नीचे वाला है ना वो क्या है, ये निगेटिव में नहीं रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा रॉन्ग लिखा था। अब इधर ध्यान देखिए, समझ में आ रही है, x⁻³ था ना, नीचे आया तो क्या हो जाएगा x⁻³ हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देखिए, ये फॉर्मूले के अंदर इधर x⁻2 था तो -2 लिखे, और इधर 2 है तो x⁻2 में 1 ऐड कर दिए, 3 हो गया। अब इधर ध्यान देखिए, सर इधर 1/x³ था तो 3 है तो -3 लिखे, 3 है तो इधर 4 लिख दिए। मैं बोलता हूँ बेटा अब डायरेक्ट 1/4 का डेरिवेटिव क्या होगा, सर इधर 4 है तो 4 लिखेंगे, वो भी नेगेटिव में लिखेंगे, डिवाइड बाय x⁻4 है तो इधर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा 1/x⁵ का डेरिवेटिव कितना, तो आप लोग बोले सर इधर 5 है तो -5 डिवाइडेड बाय 5 है तो इधर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। तो आप लोग को डायरेक्ट लिखना है, ना कि ऐसा एक एक करके सॉल्व करना है। ये कब सॉल्व करना है, जब आप लोग कॉन्सेप्ट भूल गए हो,
तब सॉल्व करना है, या फॉर्मूला भूल गए तो सॉल्व करना है, नहीं आ रहा है तो x⁻² स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के, जैसा कि मैं भी आप लोग को बना के सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अभी बड़ा मैं बोला था, एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ मैं, इसको रफ कर, इसको लिख के लो। अभी मैंने क्या बताया कि अगर 1/x⁻7 का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो इधर 7 है तो इधर क्या हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा 7, x⁻² कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 1/x⁻9 का डेरिवेटिव कितना होगा, तो आप लोग बोले सर माइनस, आँख बंद करके बोलेगे अभी, -9/x⁻10। मैं बोलता हूँ 1/x⁻500, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर -500 डिवाइडेड बाई x⁻501, यानी कि एक ऐड हो रहा है, 9 था तो 10 हुआ, 7 है तो 8 हुआ। अब मैं इन जर्नल की बात कर रहा हूँ, 1/x⁻n, क्या कर रहा हूँ जर्नल की बात कर रहा हूँ। इन जर्नल कोई भी नंबर, एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ। 1/x⁻n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d/dx, ये क्या हो जाएगा -n डिवाइडेड बाई x⁻n+1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इधर जो नंबर था वही नंबर इधर आ रहा था, अब इधर क्या है खाली नंबर के पे n लिख दिया हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा n, इधर आ जाएगा -n/x+n+1। समझ में? अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ 1/x⁻² संजरी एकेडमी, तो आप लोग क्या लिखेंगे -संजरी एकेडमी डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है, -संजरी एकेडमी डिवाइडेड बाय x⁻² संजरी एकेडमी +1। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ 1/x⁻² मुस्तफ़ा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर -मुस्तफ़ा डिवाइडेड बाय x⁻² मुस्तफ़ा +1। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ x⁻² करिश्मा, ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट लोग का नाम है, 1/x⁻² करिश्मा, तो आप लोग बोले सर इसका डेरिवेटिव का माइनस करिश्मा डिवाइडेड बाय x⁻² करिश्मा +1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिस्टम था ये, इसको लिख के लो, कुछ हार्ड नहीं है, खाली डायरेक्ट आप लोग को सॉल्व करना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूले को कैसे याद। अच्छा आप लोग को इधर ध्यान देंगे, पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें भटका रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ 1/x⁻² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये -2 है तो -2 डायरेक्ट लिख देंगे। तो क्या है असल में -2 है, फिर क्या हो जाएगा -2, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय x⁻², फिर +1 करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या नेगेटिव है, ये क्या नेगेटिव पावर है, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय x⁻² में से 1 गया तो कितना बचेगा -1 बचेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, इधर जो नंबर रहेगा वो नंबर लिखना है, फिर माइनस लगाने का, डिवाइड बाय जो नंबर रहेगा वो लिखना है, +1 करने का, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखने का, बाकी अपने को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ 1/x⁻7, तो आप लोग डायरेक्ट बता दें सर -x⁻7, -7 डिवाइडेड बाई x⁻7 +1, यानी कि कितना हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई x⁻² 8 हो जाएगा। अगर मैं यही सवाल का ऐसा करता हूँ x⁻² -7 कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ -7 कर दे रहा हूँ, तो क्या बोलेगा सर ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, और ये -7 डिवाइडेड बाई x⁻² -7 +1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसल, ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई x⁻², ये 7 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा -6 आएगा। देखो दोनों में कितना फ़र्क है, ये क्या 1/x⁻7 का डेरिवेटिव है, समझ में आ रहा है, ये किसका है 1/x⁻² -7 का डेरिवेटिव है, बोथ आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अभी हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव कांस्टेंट, समझ में आ गया 0 होता है, डेरिवेटिव x⁻n समझ में आ गया, n x⁻n-1 होता है। अब हम पढ़ने वाले ये भी समझ में आ गया 1/x का डेरिवेटिव, याद करने की ज़रूरत है अभी आप लोग को, क्या हाँ 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। अरे 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसके ऊपर पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाई x⁻², 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? अच्छा अब इसके ऊपर हम डिस्कस करने आते हैं √x का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। अभी ये तो हम लोग इसको लिख के ले लो, हम लोग आगे के फॉर्मूले को डिस्कस करें। अब इधर क्या दिया हुआ बेटा, इधर आप लोग ध्यान देंगे, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया। अब चौथा फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या चौथा फॉर्मूला है √x का डेरिवेटिव अपने को निकालना है। तो √x का डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। लेकिन अगर एग्ज़ाम में अपन भूल गए तो क्या करें, समझ में आ रहा है। अगर एग्ज़ाम में मैं भूल गया √x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को क्या करना है √x का डेरिवेटिव निकालना है। तो √x का x लेगा, रूट का मतलब क्या था 1/2 पावर में, आप लोग पढ़ चुके हैं 7-6 में। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो क्या है 2 है,
समझ में आ रहा है। तो 1/2 हो जाएगा बराबर ये क्या आ जाएगा d/dx। अरे हाँ या नहीं, d/dx ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, वापस से कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 x⁻1/2 -1। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 1/2 x⁻, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा आधा, और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे। समझ में आ रहा है। अब ये रूट ये अपने प्रूफ करना है ना, अब इधर ध्यान देंगे 1/2 का 2 लिखा है, ये वो x⁻, -1/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x⁻1/2 हो जाएगा बराबर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 1/2 x⁻, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये क्या था, रूट के एक बार वापस से समझेंगे, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 लिखा, ये कौन सा फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूले का x⁻n का फॉर्म बन गया। तो ये 1/2 आगे आ गया, 1/2 आगे लिखा x⁻1/2 -1, फॉर्मूले के हिसाब से 1/2 का 1/2 लिखा, x का x लिखा, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचा आधा, बड़े नंबर की साइन लगा दिया मैंने, 1/2 का 1/2 लिखा, ये -1/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा, 1/2 का 1/2 लिखा, x⁻1/2 क्या होता है √x होता है, ये आ गया इसका फॉर्मूला, इसलिए इसको लिखते हैं √x का फॉर्मूला क्या लिखते हैं 1/2 √x। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ आप लोग को थोड़ा सा इसको लिख के लेना, लिख के ले लो, थोड़ा रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी आगे ध्यान देंगे, अगर मैं बोलता हूँ बेटा कि √x क्या होगा, डेरिवेटिव समझो, खाली कॉन्सेप्ट को समझो। देखो √x मतलब क्यूब आ गया और उसका डेरिवेटिव आप लोग को फाइंड करना है, तो आप लोग को क्या करना है सिंप्लीफिकेशन, सर dy/dx, उधर 2 था तो 2 लिखे, इधर 3 है तो 3 लिखेंगे, x⁻1/3 आ जाएगा, ये तो 3 है ना, समझ में आ रहा है, 3 है तो 3 लिखेंगे। ये क्या क्यूब रूट मतलब 1/3, 1/4 मतलब क्या 4th रूट, 1/5 मतलब क्या 5th रूट, 1/6 मतलब क्या 6th रूट। समझ में आ रहा है। अब इसको अपन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, 1/3 आगे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/3 x⁻1/3 -1। समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप लोगों को आता है 1/3 x⁻, इसको कैसे सॉल्व करते, 3 × 1 = 3, -3 हो जाएगा, -3 में से 1 गया तो -2/3। समझ में आ रहा है। यहाँ तक के भी रखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और नहीं भी रखेगा आगे और आपको सॉल्व करना तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग 3/x⁻, ये माइनस में नीचे लेके आ जाओ 2/3, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये लिख के ले लो, लिख लिए। देखो इसमें अगर मैं बोलता हूँ 4th पावर का फाइंड करना है तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा तो इधर भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं, इधर से थोड़ा सा चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इधर भी 1/4 ही आएगा बराबर ना, क्योंकि 1/4 आगे आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोले तो बेटा 1/4 x⁻, 4 × 1 = 4, यानी कि -4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा -3 /4। यहाँ तक के भी लिखिए तो भी चलेगा, नहीं लिखना तो आगे लिखना, ऐसा लिख दो 1/4 x⁻, माइनस में नीचे लेके आ जाए, प्लस में जाए 3/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको याद करने की ज़रूरत है क्या, √x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट याद कर लो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x होता है। अगर भूल गए तो एग्जाम में इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने बेटा। समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूले से देखो, ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है। अभी बचता है e⁻x। समझ में आ रहा है। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज e⁻x। अभी इधर ध्यान देंगे, देखो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, इधर ध्यान देंगे। e⁻x का डेरिवेटिव निकालना है अपने को। देखो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ सके, डेरिवेटिव कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, x⁻n का डेरिवेटिव पढ़ चुके, 1/x का डेरिवेटिव पढ़ चुके, √x का डेरिवेटिव पढ़ चुके। अभी हम लोग को पढ़ना है e⁻x का डेरिवेटिव। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है। ये आप लोग को याद रखना है, सिंपल। e⁻x तो e⁻x, अब वो क्यों होता है अभी आगे अपने देखेंगे क्यों होता है। इधर ध्यान देखिए, एक ये वाला है फॉर्मूला। अभी इधर ध्यान देखिए, ई जो है ना बेटा, ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, कांस्टेंट टू वेरिएबल है। नीचे कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल, और ये फॉर्मूला क्या है, नीचे वेरिएबल पावर में कांस्टेंट है। इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। इसमें भी वैसे ही है, ए भी क्या है कांस्टेंट है, ए भी क्या है कांस्टेंट है, और ये क्या वेरिएबल ऊपर चले गया, तो क्या गया, इसका भी यही उल्टा फॉर्मूला है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं बोलता हूँ a⁻x का फॉर्मूला क्या होगा, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इधर ध्यान देखिए, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, a⁻x होगा इंटू log a होगा। क्या होगा,
log a होगा। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सर ये log e रेस टू एक्स का log e रेस टू एक्स क्यों हुआ। अभी देखिए ध्यान में आएगा, समझ में आएगा आप लोग को। मैं बोलता हूँ 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a मतलब कांस्टेंट। अभी a था तो a रेस टू एक्स लिखा। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। a था तो a रेस टू एक्स लिखा। अब इधर 5 रेस टू एक्स है तो क्या लिखना पड़ा मुझे, 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग a था तो a लिखा, इधर 5 है तो क्या लिखना होगा, 5 लिखूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलता हूँ 8 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ये कांस्टेंट टू वेरिएबल है, कांस्टेंट टू वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 रेस टू एक्स इंटू लॉग 8। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलता हूँ 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ये तो समझ में आ गया। सर ये भी तो है ना सर, ये एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट टू वेरिएबल है तो कांस्टेंट टू वेरिएबल एज इट इज़ है, कांस्टेंट टू वेरिएबल एज इट इज़ है, कांस्टेंट टू वेरिएबल एज इट इज़ है, कांस्टेंट टू वेरिएबल एज इट इज़ है। खाली इसमें क्या होगा, लॉग जो रहेगा कांस्टेंट वेरिएबल, लॉग कांस्टेंट, लॉग 5 है तो लॉग 5, 8 है तो लॉग 8, 7 है तो लॉग 7। अब इसी तरीके से यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करने की कोशिश करो। ये भूल जाओ कि ई रेस टू एक्स होता है। इधर ध्यान देखिए, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स में इधर लिखा था, उसको देखो क्या होता है एक्चुअल में। इधर ध्यान देखिए, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अब ये सोचो कि ये कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई। अरे हाँ या नहीं, 5 था तो 5 लिख रहा था, लॉग 5, 8 था तो 8 लिख रहा था, 7 था तो 7 लिख रहा था। ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई। और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स। इसलिए ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है। समझ में आ रहा है? आप लोग को मालूम होगा लॉगरिथम जब पढ़े होगे 11th में, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े तो आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लो। और लॉग ई की वैल्यू आप लोग को कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। इसलिए ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है। तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अब एक आखिरी फॉर्मूला है लॉग एक्स। क्या है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, रफ करूँ। जितने भी फॉर्मूले हैं अपना डेरिवेटिव के, आप लोग को समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप लोग को उसको नोट्स बनाना, बाकायदा इसको मतलब कंटिन्यूस पढ़ना ही है। बिना पढ़े हुए आप लोग को ये आने वाला नहीं है। कंटिन्यूस स्टडी करेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना ये ज़रा भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि दिमाग से फॉर्मूला क्या हो जाता है, निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग को 12th में तो है ही है, 11th वाले को भी पढ़ना है, 12th वाले को भी पढ़ना है। 13, 14, 15 या बीएससी करो, एमएससी करो, जो मैथ्स की लाइन में जाने, मेडिकल और उसमें जाएगा तो उसमें तो नहीं मिलेगा आप लोग को। लेकिन जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आईटीआई में जाना है, फिजिक्स के एमएससी करना है, पीएचडी करना है, तो आप लोग को डेरिवेटिव कंपलसरी है। डेरिवेटिव मतलब प्लस माइनस। डेरिवेटिव को अभी 12th में आप लोग हो तो 12th में आप लोग को बोलते प्लस माइनस, टेबल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग हायर स्टडी पे जाएगा तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मतलब प्लस और माइनस, बस यही है कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव को एकदम बेसिक माना जाता है। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो हाई लेवल की, अगर डेरिवेटिव नहीं आता है तो आप लोग को मतलब फेल हो जाओगे, पास ही नहीं हो पाएगी। पूरी बुक्स किससे भरी हुई है, पूरी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से भरी हुई, पूरा डेरिवेशन इससे भरा हुआ है। तो इसलिए इससे बेहतर है ये अच्छे से सीख लो, हमेशा काम आने वाला है। और यही सब फॉर्मूले ही रहते हैं, उसमें भी कुछ अलग नहीं रहता, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे हो जाता है, एडवांस हो जाता है और कुछ नहीं रहता है। बाकी सब बेसिक फार्मूला यूज़ होता ही होता है। ठीक है, अभी हमारा तो ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ लॉग एक्स का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। अभी तक ध्यान देखिए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। लोगों का डेरिवेटिव लेके तो गिर जाएंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ, लोगों का डेरिवेटिव लेके तो लोग गिर जाते हैं। नहीं समझा, समझ में आ रहा है? जैसे कि बोलता है लॉ डेरिवेटिव लॉग ऑफ मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा का डेरिवेटिव लेके लॉग में तो क्या हो जाएगा, मुस्तफ़ा नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रही? लोग गिर जाते हैं। समझ में आ रहा है, लोग गिर जाते हैं। तो अभी मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग के क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर 1/। अच्छा एक चीज़ और बताने का था आप लोग को, मैंने क्या बोला, लोगों का डेरिवेटिव गिर जाते। अच्छा वो याद आया, ये गलत है बेटा, ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा वो याद आया, ठीक है। अच्छा सर ये ऐसा क्यों गलत है, वजह इसके पीछे वजह क्या है? देखो इधर वेरिएबल क्या था, इधर वेरिएबल क्या था,
एक्स था, इधर वेरिएबल क्या है। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो ही ये अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये अप्लाई करना है आप लोगों को, कब करेक्ट होगा, या तो इसको एक्स बना दो या तो इसको एम बना दो, तब ये राइट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इधर क्या के है, तो इधर के 100% होना ही चाहिए, तब 1/k लिख सकते हैं। अच्छा सर, अच्छा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, याद आ गया मुझे, इधर ध्यान देंगे, इसको इधर ध्यान देंगे। अगर मैं बोलता हूँ बेटा 1 क्या होगा, डेरिवेटिव्स dy/dx log m लिखा था, तो ये क्या है, इधर वेरिएबल क्या है, x है, इधर वेरिएबल x है क्या, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ d/dy लिखा मैंने, अब क्या लिख रहा हूँ, y लिख रहा हूँ, और इधर लिख रहा हूँ log y। क्या लिखा, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, तो ये 1/y होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ dy/dm इज इक्वल टू log n, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम नहीं है। अगर इधर m आ जाता तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/m लिखते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इधर ध्यान देंगे, अब जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं मैं आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दिया था। अभी मैं बोलता हूँ x⁻n dy/dy, इसका आंसर कितना आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻n क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। मैं बोलता है x⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y तो इधर y है क्या, नहीं, तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर 0 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ dy मैं बोलता हूँ y⁻7, मैं क्या बोल रहा हूँ, y⁻7 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। x⁻n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7y⁻7 - 1 दैट इज 7y⁻7 - 1 इज 6। समझ में आ रहा है। कब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब वेरिएबल सेम होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा अभी ये वाला समझ में आ गया, x⁻n का तो समझ में आ गया। अगर वेरिएबल सेम नहीं तो उसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। अभी ये बोलता मैं बोलता हूँ 1/x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इधर थीटा है वेरिएबल, इधर वेरिएबल थीटा है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं ये बोलता यही क्वेश्चन को बनाता था d/d 1/θ क्या होगा बेटा, तो आप लोग बोलेंगे सर इसके ऊपर पावर 1 है, इधर वेरिएबल थीटा है, तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर -1, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी x ने लिखे थीटा का पावर 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि ये वेरिएबल सेम होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये वेरिएबल डिफरेंट है तो इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है। अब याले इसकी बात कर लीजिए, इसका तो हो गया। √x की बात कर लीजिए, √x विथ रिस्पेक्ट टू मुझे y निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है क्या। इधर वेरिएबल y है, इधर क्या है, x है। अगर इधर ये होता है dy/d d/dy √y होता तो हम इसको लिख सकते थे 1/2 √y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल क्या है, सेम है। देखो आप लोग, ये वेरिएबल सेम रहेगा तो ही ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, बहुत बड़ी चीज़ बता दिया मैंने। समझ में आ रहा है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आप लोग भी अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं जो रट वट के आते हैं, तो उससे खाली इतना पूछ लो, भाई x⁵ का डेरिवेटिव बता दे। चल, वो तो डायरेक्ट लगाएगा। क्या लगाएगा मालूम, क्या मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा लगाएगा। अरे x⁵ है 5, x⁵ -1, और ये क्या 5 x⁴, ये हो जाएगा सर dy/x⁵। ये अपना फाइनल आंसर है ना। तो जो कि रॉन्ग है, ये रॉन्ग मेथड है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि वेरिएबल क्या है बेटा, इधर डिफरेंट है।
समझ में आ रहा है। तो उसको आप लोग को सही बताएं, वो क्या देखा, खाली स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर किया। आप लोग को क्या स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखना है एज वेल एज वेरिएबल पहले चेक करना। अपनी निगाह पहले कहाँ जाना चाहिए, वेरिएबल पे जाना चाहिए, क्या वेरिएबल सेम है कि नहीं है। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो ऑन द स्पॉट 0 लिख दो, तुरंत, बिना सोचे समझे। समझ में आ रहा है, ये था कॉन्सेप्ट। अभी मैं बोलता हूँ e⁻y का डेरिवेटिव d/dx कितना होगा, कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, क्यों 0 होगा, सर इधर वेरिएबल x है, इधर वेरिएबल y है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ d/dy e⁻y का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻y है तो e⁻y, क्योंकि ये y और ये y क्या है, सेम है वेरिएबल, मतलब वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ही हम e⁻y लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ e⁻m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m निकालते हो, तो आप लोग लिख सकते हैं e⁻m लिख सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ e⁻m का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू n, यानी जो विथ रिस्पेक्ट टू n है ना, तो ये क्या वेरिएबल है, इन लोग का वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, बड़ा कॉन्सेप्ट था ये। a⁻x का भी अपन चलो देख लेते हैं, a⁻x में कैसा यूज़ करना है, कब ये a⁻x फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो ध्यान दीजिए, a⁻x विथ रिस्पेक्ट टू, अगर x है, ये x और x मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, a⁻x इंटू लॉग a लिखेंगे। अगर आप लोग किसी को कंफ्यूज करना है तो पूछ सकते हैं a⁻x dy/d अभी तो ध्यान देखिए क्या है बेटा, x है, क्या है, x है, तो इधर ध्यान देखिए, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट क्या अप्लाई करे आपका फ्रेंड, 5x इंटू लॉग 5 लिखेगा। क्यों लिखेगा, डायरेक्ट को फॉर्म देखा है और डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, जो कि ये रॉन्ग है, जो कि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये, क्योंकि इधर वेरिएबल क्या है, y है, या तो इधर x होना चाहिए तो राइट है, या तो इधर y रहना चाहिए, इधर y रहेगा तो इधर भी y आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये अभी मैं बोलता हूँ 3y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या ये राइट है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कैसा कांस्टेंट होगा, कि इधर वेरिएबल y है और इधर कितना है, x है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, आंसर 0 हो गया। मैं बोलता हूँ 3y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बोलेंगे आप लोग, सर वेरिएबल y है, इधर x विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं बोलता 3y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर अभी वेरिएबल सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 3y इंटू लॉग 3, ये अपना फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी इधर ध्यान देइए, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा और ध्यान देंगे, मैं बोलता हूँ 1/x का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू y के, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, बराबर, करेक्ट। समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूँ 1/x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, -1/x²। समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन है, समझ में आ रहा है। तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, अगर वेरिएबल सेम नहीं तो आप लोग नहीं कर सकते। √x का भी ऐसे ले लो, अगर √x है विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये वेरिएबल सेम है, तो ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/2 √x। समझ में आ रहा है। अगर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, √x का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू y ले लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लिख के लो, ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, लिख के, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग ने पूरा डिस्कस कर चुके हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 डेफिनेशन देख चुके, ठीक है, पूरा आप लोग देख चुके क्या है डेरिवेटिव का मकसद क्या था, क्यों पढ़ रहे, क्या कौन इसको बनाया, 2 साइंटिस्ट का नाम लिया था मैंने, लेबनिट्ज़ और न्यूटन, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फॉर्मूले मैंने बताया, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले बता चुका हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, न्यू टेक्निक के साथ मिलेंगे, और जो रहेगा फॉर्मूला वो ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है, उसका क्या, उसको कैसे याद रखना है और कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये पूरा बेसिक था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब तक के हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में हम लोग डिटेल में एक बार थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक शुरू से लेके अब तक के हम लोग ने क्या पढ़े, मैंने आप लोग को बताया था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, मतलब कोई भी नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कोई भी नंबर हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो,
कोई भी नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। फिर दूसरा क्या बताया था मैंने, x⁻n dy/dx, ये इसका फॉर्मूला क्या होता था, n(x⁻n-1), ये फॉर्मूला बताया था। फिर क्या बताया था, 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप लोग को मालूम है, मैं ट्रिक भी बताया था कैसे याद करना है, बराबर। अब बार बार तो रिपीट नहीं करूँगा मैं, तो आप लोग क्या लिखे, -1/x², ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ √x का डेरिवेटिव आप लोगों को मैं बताया था ट्रिक के हिसाब से कैसे याद रखने गए, और भूल गए तो कैसे याद रखना मैं बता चुका हूँ। ये क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 1/2√x। फिर इसके बाद क्या बताया था, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a। फिर क्या होता था डेरिवेटिव्स, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, क्यों होता है वो भी बता चुका है। ये सारे फॉर्मूले अब तक के इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, पूरे हम लोग A to Z डिटेल पढ़ चुके। अभी हम देखने वाले हैं ये डेरिवेटिव, ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसको थोड़ा सी मैं रफ कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़, ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स और कॉट एक्स, बराबर। ये जो dy/dx, इसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। और इसको एक और तरीके से लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, समझ में आ रहा है। या तो इसको f'(y) भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ करते हैं dy/dx, ठीक है। ये सब डिग्री लेवल में यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग यूज़ कर ले 12th में तो कुछ इशू नहीं रहेगा, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। देखो साइन का क्या कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, अपोजिट है। ये दोनों की जोड़ी याद रखना है। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आ रहा है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बराबर। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो अब इसको याद कैसा करना है, सिंपल टेक्निक से। ये तो मैं डायरेक्ट रीड करके बता दिया आप लोग को, इसका ये होता है, इसका ये होता है। याद कैसा करना है इसको सिस्टम से, देखो जितने भी सी वाले हैं, सी मतलब समझ गए ना, समझ गए ना, सी मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। सी मतलब वो बोलूँगा नहीं क्या है, वो समझ गए। सी मतलब गया गुजरा, और गया गुजरा मतलब नेगेटिव। तो जितने भी सी वाले हैं माइनस में रहेंगे, दिख रहा है। देखो कॉस सी से शुरू होता है तो नेगेटिव साइन, सी तो छोटा होता है, सी तो नेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है। सी मतलब नेगेटिव होता है, तो क्या सी मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। और विदाउट सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन सी से शुरू होता है, क्या एस से शुरू होता है, ये पॉजिटिव। कॉस सी से मतलब नेगेटिव, टेन सी से नहीं मतलब पॉजिटिव, कॉसेक सी से है मतलब नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सिस्टम से याद रखना आप लोग को। सी से शुरू होगा तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव रहेगा 101%। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। सी से शुरू हो रहा है तो माइनस लगा दो, समझ में आ रहा है। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। और कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा ये जोड़ी, इसको और इसको याद रखो। देखो असल में ये दोनों जोड़ी है। टेन के बाद क्या आता है, एग्जैक्टली कॉट आता है, बराबर। देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स, क्योंकि एग्जैक्टली क्या लिखते हैं अपन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, फिर सेक एक्स, फिर कॉसेक एक्स, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मुझे टेन का निकालना है, किसका डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। बचा क्या मेरे पास, टेन और कॉट हो गया। सेक क्या, सेक का डेरिवेटिव निकालना है, कॉसेक का डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉसेक है तो कॉसेक लिख दो, कॉसेक मतलब सी सी, समझ में आ रहा है, सी सी। तो क्या कॉसेक एक्स है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ये क्या है, सेक, एस टी बस, समझ में आ रहा है, एस टी बस किसका, सेक का। तो सेक है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आप लोग को याद रखना है। देखो अपना
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो भी है, इसके अंदर डेरिवेटिव आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसा कोई टेक्निक्स नहीं है कि आप लोग को मतलब बिना याद किए हुए हो जाए, आप लोग को इसको कंटिन्यूस इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। अपन एक लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ ये इससे हो रहा है तो ये नेगेटिव है, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव कर दो तो टेंशन ही खत्म हो गया, क्योंकि सी से शुरू होगा, सी तो नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको लिख के लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। मैं बताया था आप लोग को वेरिएबल क्या रहेगा, एक्स रहेगा। अगर इधर लिखा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो इधर क्या आ जाता, वाई आ जाता। अगर इधर लिखा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ पर क्या आ जाता, डी थीटा आ जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन फिलहाल अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं आप लोग को बताया था ये इधर वाई भी रहता है या एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर इधर पहले अपने को सवाल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना तो आप लोग क्या लिखे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर। आप लोग पूरा लिखना, हाँ ऐसा नहीं कि शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करिए तो खाली क्या लगता है, डैश लगता है। मैं बताया था जो भी है y है तो y के ऊपर डैश लगेगा, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर डैश लगेगा। इज इक्वल टू, इधर एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आप लोग को बताया था, याद है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके ऊपर पावर कुछ भी तो कितना है, वन है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर अप्लाई करिए डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू वन। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा, ये n था तो n आगे आया, इसके अंदर क्या 1 है तो 1 आगे आएगा, तो इधर 1 एक्स रेस टू 1 माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि -1 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो 1 इंटू एक्स रेस टू 1 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स रेस टू 0 मतलब एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है। और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिला, 1 मिल गया। यानी कि आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है बराबर। अभी दूसरा सवाल देखते हैं, अभी इधर ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 अपने को क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब में दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन का ही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो एफ डैश, इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग को लिखना पड़ेगा, लिख लेना वो। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा, ये 3 आगे लिख दिया मैंने, एक्स रेस टू ये क्या है n माइनस 1, इधर n था तो n माइनस 1, इधर 3 है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर। अब ये क्या हो जाएगा 3 एक्स रेस टू 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं? यानी कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है, ये तो एकदम ईजी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव के मतलब कोई भी नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। ये सॉल्व हो गया। बचा कि अपने पास चौथा सवाल। चौथा सवाल इधर ध्यान दे, दिख रहा है ना? चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, या तो इसको इस फॉर्म में बनाना है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पावर कुछ भी है तो कितना है, 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक्स रेस टू -1 हो जाएगा, ऊपर गया तो -1 हो गया। अब ये इस फॉर्म में बन गया तो इसको इस फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो, ये इधर -1 इधर आ जाएगा, एक्स रेस टू -1 ऑफ -1। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, -1 एक्स रेस टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -1 क्या हो जाएगा, -2। तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ये एक्स रेस टू -2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। समझ में आ रही है? क्या मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। ये एक डेरिवेटिव्स हो गया। समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले बेटा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर कैसा रूल्स फॉलो करना है, हम लोग को रूल्स के बारे में पढ़ना है। देखो पहला रूल क्या है, मान लो कि मैं एक y लेता हूँ और कोई भी दो फंक्शन ले लिया, u एंड v ले लिया, ठीक है, और दोनों फंक्शन क्या एडिशन के फॉर्म में है। u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, या तो अलजेब्रिक हो सकता है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है। अभी हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसा निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये बोलो तो विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है, d अपॉन डी एक्स।
ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, इधर क्या आ जाएगा u प्लस वी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कौन सा है बता रहा रूल? डेरिवेटिव ऑफ सम रूल। समझ में आ रहा है? ये क्या आप डेरिवेटिव सम में कैसा जाएगा? ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोले तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, ये हो गया अपना dy बाय डी एक्स। अब डिपेंड करता है u की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है, उसके आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर u और v प्लस में है तो डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, बराबर। ठीक है, इसको लिख के लो। पहला रूल क्या बोलता है कि सम में क्या होता है कि डेरिवेटिव दोनों को जाता है, दोनों फंक्शन को जाता है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। समझ में आ रहा है? अगर मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ मैं, इधर क्या डिफरेंस, रूल नंबर सेकंड बता रहा हूँ मैं, खाली इधर क्या लगा रहा हूँ, माइनस लगा होगा, तो इसको वैसे लिखना पड़ा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ अपने को लेना देना नहीं है, डेरिवेटिव करना है, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। समझ में आ रहा है? यानी कि माइनस हो तो डेरिवेटिव दोनों फंक्शन को जाते हैं, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा? तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया अपने को, रूल नंबर 2 समझ में आ गया। अब रूल नंबर 3 देखते हैं, यानी कि प्लस था, ये माइनस, अभी क्या है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? अगर दो फंक्शन के बीच में अगर प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, तब हमें क्या करना है, बराबर। मान लो ये रूल नंबर 3 है, समझ में आ रहा है? रूल नंबर क्या? डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, ये y इज इक्वल टू यू डॉट वी ले लिया मैंने। अगर दो फंक्शन ऐसा दिया हुआ है तब हमें क्या करना है, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा बोले तो d अपॉन डी एक्स का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसमें कैसा था, प्लस था, प्लस वाले को भी जाएगा, दोनों फंक्शन को जाएगा, माइनस में भी ऐसी था, बराबर। लेकिन u इंटू वी में कैसा, ऐसा नहीं, इसको भी अपन नहीं डाल सकते, इसमें कैसा करना पड़ता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। इतना समझा मैंने क्या बोला? फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। हार्ड है, समझा? ये है रूल्स नंबर प्रोडक्ट्स। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? यानी क्या है रूल्स, क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखना है। अगर u इंटू कोई भी दो फंक्शन है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हमें उसमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, क्या है डेरिवेटिव ऑफ क्वाइटेन। क्वाइटेन मतलब क्या, डिवाइड। समझ में आ रहा है? अब अपने को क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू यू अपॉन वी के फॉर्म में है अपने को। अगर इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये क्या होगा, इधर ध्यान देंगे, इसको कैसा करना है, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले ऐसा लिखने का है, इधर v है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, v है तो v स्क्वायर, v से स्टार्ट किए, v से इधर भी स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, यानी कि v के बाद क्या आता है, v से पहले क्या आता है u, फिर माइनस u के बाद इसका u का डेरिवेटिव ले लिए थे, u के बाद क्या आता है v, फिर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी v हो गया, u हो गया, इधर v आएगा, इधर u आएगा। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान देंगे, इसको कैसे याद रखना है। देखो v का स्क्वायर है, तो इधर v से स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि दो ही है, u है या तो v है। समझ में आ रहा है? अब इधर क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर, इधर से लिखा मैं, ये v इधर आ गया, v के बाद क्या आता है, v से पहले u, यानी कि u का डेरिवेटिव माइनस क्वाइटन मतलब क्या होता है, माइनस u का डेरिवेटिव फिर v का डेरिवेटिव। ये आप लोग को याद रखना है। इन शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो इसको ऐसा नंबर भी देख सकते हैं 1 2। समझ में आ रहा है? अब इसको याद करना है, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, यानी कि सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म एज इट इज़
फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को मैं आप लोग को बताया था क्या होता है इन शॉर्ट। अगर ये तो हो गया, एक मिनट नंबर से बाद में आपको समझाता हूँ। डेरिवेटिव को मैं आप लोग को क्या बताया है, डैश से भी इंडिकेट करते हैं। डैश मतलब क्या, डेरिवेटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी यू का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव माइनस यू वी का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। और उसको नंबर सिस्टम से याद रखना, तो क्या लिखेंगे, 2 1 का डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है, माइनस, ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, मैं क्या बताया था, यहाँ पे देखेंगे 2 मतलब क्या, v 2 एज इट इज़ रहेगा, 1 का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ऐसा भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोग को याद रखना टेक्निक से। ये तो कैसा था, एकदम इजी था। ये कैसा है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। और एडिशन में कैसा था, डेरिवेटिव दोनों में जाएगा। सब्ट्रैक्शन में कैसा है, डेरिवेटिव दोनों में जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में कैसा है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। क्वाड्रेंट रूल में कैसा था, ये वी स्क्वायर लिखेंगे, वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, वी स्क्वायर है तो इधर वी आ जाएगा, वी तो लिख दिए तो क्या आएगा इधर u आएगा। फिर माइनस इधर u का डेरिवेटिव ले चुके तो इधर किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, v का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और v ले लिया तो इधर क्या आएगा, 100% u आएगा। तो इसको ऐसा याद रखना, इसको लिख के लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। कांस्टेंट रूल देखते हैं। कांस्टेंट रूल क्या होता है डेरिवेटिव में। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5x⁻⁹ लिखा, इसको मैंने दे दिया y। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप लोग ये करेंगे, सर इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, d/dx, ये y आ जाएगा इज इक्वल टू d/dx 5x⁻⁹ आ जाएगा, बराबर। समझ में आया। कांस्टेंट रूल क्या बोलता है, ये जो नंबर है ना डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा डेरिवेटिव के बाहर रहेगा। कांस्टेंट रूल में क्या होता है, वेरिएबल भी रहेगा एज वेल एज कांस्टेंट भी रहेगा तो बाहर आएगा। अगर आप लोग बोलेंगे सर dy/dx और फाई, तो इसको क्या करेंगे, फाई को बाहर लेके क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या खाली कांस्टेंट है, तो खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट भी है और एज वेल एज वेरिएबल भी है। तो वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको बाहर लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, d/dx, ये क्या हो जाएगा, x⁻⁹। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्म बन गया, x⁻n का फॉर्म बन गया। x⁻n इज इक्वल टू क्या होता है, n x⁻n-1, यही फॉर्मूला है, बराबर। तो ये क्या, n की जगह पे आ गया तो 5 × 9 x⁻⁹ बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 9 45, है ना। फिर x⁻⁹ में से 1 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मेरे को क्या मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझो, सिस्टम को समझो खाली, ठीक है। ये कांस्टेंट रूल था। कांस्टेंट रूल में फॉर एग्जांपल मैं एक और इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो अपनी मर्जी से मैं लिखता हूँ sin x और इधर लिख दिया 9 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको मैं y दे रहा। तो आप लोग क्या लिखे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx 9 sin x, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। इधर वेरिएबल क्या है, x सेम है, तो समझ में आ रहा है। ये 9 को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 बाहर आ गया। इधर क्या बचा, डेरिवेटिव्स ऑफ sin x, बराबर। और ये 9 का 9 लिखा। डेरिवेटिव साइन क्या होता है, डेरिवेटिव साइन क्या होता है, कॉस होता है। तो इधर क्या लिखा, cos x। तो इसका क्या मिल गया अपने को आंसर, dy/dx। समझ में आ रहा है। तो ये कांस्टेंट रूल था। कांस्टेंट रूल क्या बोलता है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाते हैं। इसको लिख के लो, फिर हम ठीक है। अब देखो सवाल ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो मैंने लिखना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। फिर क्या हो जाएगा बोलो तो, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। y की वैल्यू पूरी ये है, y की वैल्यू पूरी ये है, तो इधर क्या आ जाएगा, x⁻⁴ माइनस 2x³ प्लस √x माइनस 3/x² माइनस 8, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये डेरिवेटिव का रूल्स क्या बोलता है, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव, क्योंकि इसके अंदर है क्या, एडिशन और डिवाइड दिख रहा है क्या, नहीं।
माइनस और प्लस दिख रहा है, तो माइनस और प्लस का रूल क्या बोलते हैं? अभी हम लोग ने पढ़े थे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में, क्या पढ़े थे? पहला क्या था? एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव सबको जाएगा, बराबर। डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, सबको डेरिवेटिव लाइन से जाएगा। तो हमको चलो डेरिवेटिव सबको दे देते, तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू 4 माइनस, समझ में आ रहा है? माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ माइनस तो इधर ले चुके ना, तो इधर क्या लेंगे? 2x क्यूब, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ रूट एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है? फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8, बराबर। अब हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। ये कौन सा फॉर्मूला है? एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला बन रहा है, ये क्योंकि एक्स रेस टू 4 है ना, ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला बन रहा है। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, बराबर। तो इधर क्या हो जाएगा बोले? तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 आगे आ जाएगा, तो 4 एक्स रेस टू 4 माइनस 1, क्लियर है? माइनस 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा बोले? तो 3 एक्स रेस टू एन है ना, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स रेस टू 3 माइनस 1, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस का प्लस, रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोग को बताया था मैं टेबल में। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसको ऐसे लिख देंगे, बराबर। समझ में आ रहा है? माइनस 3 का 3 लिखा, 3 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इधर क्या बचा? 1 बचा, समझ में आ रहा है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले? तो इधर -2 अपॉन एक्स, इधर 2 है तो इधर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इज इक्वल टू 4 एक्स रेस टू 4 में से 1 गए तो कितना बचा? 3 माइनस 2 3 से कितना हो गया? 6, एक्स का एक्स लिखा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, समझ में आ रहा है? प्लस का प्लस लिखा, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, बराबर। माइनस ये 3 का 3 लिखा, 3 2 से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कितना? 3 2 सा 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और 0 को तो छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया dy बाय dx। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया।